अच्छा जी, ये हमारे पास सवाल फाइनल अकाउंट्स का है और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सवाल कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ फैल्कन ट्रेडर्स एफटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013। नॉन करंट एसेट्स, फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी चीजें हैं। करंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक की वैल्यू है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 190,000, किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और 10% बैंक लोन का, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ये होता है कि इस पर 10% का सालाना इंटरेस्ट देना है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2014, 2014 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्या है? कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹375,000। कैश सेल्स 3,75,000 थी। क्रेडिट सेल्स वर 75% ऑफ द टोटल सेल्स and the amount collected from debtors was ₹1,035,000. Provision for doubtful debts has to be made equal to 5% of the debtors balance at the end of 2014. The provision for doubtful debts at the end of 2013 was nil. तो पहले वाले पॉइंट में आपको सेल्स से रेलेवेंट और आपको डेटर से रेलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें आपको क्या बताया हुआ है। दो तरह की कंपनी में सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? सर, कैश सेल्स होती है और क्या होती है? क्रेडिट सेल्स होती है। कैश सेल्स का अमाउंट कितना है? 375,000 है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? एक ये बात बताई हुई है आपको। दूसरी चीज क्या बताई हुई है? दूसरी चीज जो आपको बताई हुई है, दूसरी चीज जो आपको बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स है ना, वो 75% है टोटल का। यानी कि अगर टोटल 100% है तो ये 75% और ये 25% है। एग्री करते हो? क्या कोई बच्चा क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर कर दे सकता है? क्या कोई बच्चा क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर कर दे सकता है? देखिए, अगर टोटल सेल्स 100% है और उसमें से क्रेडिट सेल्स 75% है तो कैश सेल्स 25% होगी। लॉजिकल, क्योंकि टोटल का दो ही हिस्से होंगे ना, क्रेडिट और कैश। और कैश सेल्स की अमाउंट जो 25% है टोटल का, वो 375,000 है। अगर आपको क्रेडिट सेल्स मालूम करनी है ना, तो आप 375,000 को 25 से डिवाइड करेंगे और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैथमेटिकली रेशियोज को अप्लाई करना कहलाता है। आपने ये देखा कि 375,000 25 हिस्सों के बराबर है, तो 75 हिस्से कितने होंगे? तो आपने 25 हिस्सों, उस 375,000 के 25 हिस्से करे पहले, उसको 25 से डिवाइड किया, एक हिस्से की वैल्यू आई, और उसको 75 से मल्टीप्लाई किया तो 75 हिस्सों की वैल्यू आ गई। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप 375,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सर, 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर दे? 375,000 25% के बराबर है, तो 75% क्या होगा? 3 बार। तो यह आपके पास क्रेडिट सेल्स आ रही है 1,125,000 और टोटल सेल्स क्या बन गई? 1.5। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम डेटर्स से रेलेवेंट अगर चीजें देखें तो डेटर्स यहां पर क्या दिए हुए हमें? हाँ, हमारे पास 31 दिसंबर 2013 के बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। साल के शुरू में डेटर्स कितने थे? 177,000। साल के शुरू में डेटर्स कितने थे? आप चाहें तो डेटर्स का टी अकाउंट बना लें, अदरवाइज इस तरह से वर्टिकल वर्किंग कर लें। साल के शुरू में डेटर्स थे 177,000। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? क्लियर है ये बात? साल के शुरू में हमारे पास डेटर्स जो थे वो 177,000 के थे। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। मैं डेटर्स की वर्किंग कर रहा हूं। ट्रेड डेटर्स स्टार्ट। ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है? क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है? इनको मजीद मैंने 1,125,000 की चीजें बेची हैं। क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास हो जाती है, रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट, यानी कि रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ जाता है। और इन्होंने क्या कुछ पैसे दिए हैं मुझे?
बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ है अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वाज 1035000, यानी कि जो रिसिप्ट्स है, जो पैसा मिला है, जो पैसा मिला है, जो पैसा मिला है वो है 1035000। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड डेटर्स जो एंड पर होंगे, ट्रेड डेटर्स जो एंड पर होंगे, साल के एंड के ट्रेड डेटर्स की जो वैल्यू होगी वो 267,000 होगी। हाँ या नहीं, समझ आया? चाहे तो आप रिसीवेबल्स का या डेटर्स का टी अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर रिसीवेबल्स का या डेटर्स का टी अकाउंट बनाएंगे तो उस टी अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस आएगा, नीचे आप क्रेडिट सेल्स लिखेंगे और फिर उसके बाद आप क्रेडिट साइड पर जो है वो अपने पास बैंक की वैल्यू लिख रहे होंगे और फिर आपके पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये दो तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके जो ट्रेड डेटर्स हैं एंड पर वो 267,000 के होंगे। हाँ या नहीं, ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब वो कहता है कि प्रोविजन हमें कितनी बनानी है, 5% की बनानी है। तो हमारे पास प्रोविजन 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 कितनी होगी? प्रोविजन जो है वो 267,000 का 5% होगी। अच्छा, यही एक्सपेंस भी होगा इसलिए क्योंकि ये क्लोजिंग प्रोविजन है ना। तो सर ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? ओपनिंग प्रोविजन नील है। अरे भाई क्या हो गया, जिंदा हो ना सारे? जिंदा हो ना सारे? अच्छा, ट्रेड एरर्स कहां से आया? ओ भाई सो गया था क्या? ये लिखा हुआ है ना आपके पास साल के शुरू के ट्रेड डेटर्स 177,000 है। 31 दिसंबर 2013 यानी कि 1 जनवरी 2014 यानी कि साल के शुरू में 177,000 के ट्रेड डेटर्स थे। 177,000 के ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर जो क्रेडिट सेल्स करते हैं वो इसमें ऐड करते हैं, चाहो तो टी अकाउंट बना लो और जो इन्होंने पैसे दिए हैं उसकी वैल्यू भी बुलेट नंबर 1 में लिखी दी है। तो क्लोजिंग बैलेंस 267,000 आया और प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5% है, ओपनिंग नील है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होता है वो एक्सपेंसेस में जाता है। तो 13,350 का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास, अगर हम अपने पास बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं, अगर हम सारी वैल्यूज को ट्रेस कर लेते हैं, हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली। हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली कि टोटल सेल्स 1.5 मिलियन है, ये अमाउंट हमें समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर भी चले जाते हैं, हमने ये क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। 246,000 में से 12,300 माइनस किया है। क्लोजिंग जो डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट था उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को माइनस किया जाता है। तो ये 246,000 माइनस 12,300 से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहां पर इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से टैली नहीं कर रही। नीचे वाली वैल्यू अगर हम देखते हैं तो टैली नहीं कर रही, वहां पर 246,000 लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास 267,000 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे कोई और एडजस्टमेंट भी होगी जो अभी हमें पास करनी है। तो चले हम उसको, जो आती है एडजस्टमेंट उसको देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा हमें, हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, सब मेरे साथ हैं? चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है आपके पास, आगे लिखा हुआ है आपके पास पॉइंट नंबर 2 में, पेमेंट्स मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 641,450, क्रेडिट परचेजेस वेर 664,950, whereas कैश परचेजेस वेर 35% ऑफ द टोटल परचेजेस। अगेन इसी तरह की हमसे वर्किंग करवा रहा है। वो बोल रहा है भाई कैश परचेजेस एक चीज है और वो बोल रहा है कि क्रेडिट परचेजेस जो है वो दूसरी चीज है। और हमारे पास वो क्या दे रहा है? वो बोल रहा है कि आपके पास जो क्रेडिट परचेसेस हैं वो 664,950 है, 664,950 है। ठीक है जी। और साथ में उसने ये लिखा हुआ है कि कैश परचेसेस जो है ना वो टोटल का 35% है, यानी कि ये जो है वो 35% है। तो चले हम इसको इसी तरह से क्रेडिट और कैश परचेसेस की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है जी। कैश परचेसेस कितना है? कैश परचेसेस जो है वो 35% है। क्रेडिट परचेसेस कितना होगा? 65% होगा। टोटल कितना बनेगा? 100% बन जाएगा। जब यहां पर हम अपने पास परचेसेस की बात करेंगे तो यहां पर हम टोटल परचेसेस लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्रेडिट परचेसेस की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्रेडिट परचेसेस की वैल्यू दी हुई है। कैश परचेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 664,950 को 65 से डिवाइड करेंगे और 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 358050 आ जाएगा। और इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये 1023,000 की वैल्यू बन जाएगी। देख लेते हैं कि हमारी क्या परचेजेस टैली कर रही हैं या नहीं।
हमारी परचेजेस बिल्कुल टेली कर रही हैं। अगर आप यहाँ पर परचेजेस की वैल्यू देखते हो तो आपके पास परचेजेस की वैल्यू 1023,000 ही आ रही है। देख लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखकर ग्रॉस प्रॉफिट तक हम अपने सवाल जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ था? 183,000 दिया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ था? क्लोजिंग स्टॉक सवाल में है क्या? ऑन 31 December 2014 क्लोजिंग स्टॉक वॉज 90,000। तो हमारे पास 183,000 का ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, ये हमें समझ में आ गया। हमारे पास 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया। हमारे पास सेल्स रेवेन्यू से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यानी कि यहां तक, इस जगह तक हमने अपनी सारी चीजें क्लियर कर ली। यहां तक हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। क्लियर है भाई यहां तक? चले जी, और आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट में लिखता है FT पेड ₹38,000 अगेंस्ट सैलरीज, ₹30,000 अगेंस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ₹45,000 अगेंस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। यानी कि तीन तरह के खर्चे पे किए हैं, सैलरीज का, ऑफिस एक्सपेंसेस का और सेलिंग एक्सपेंस का। उन तीनों की अमाउंट दी हुई है। फिर लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर amounted to ₹21,000, whereas discount received from suppliers was 13,000। कैश डिस्काउंट जो कस्टमर्स को अलाउ किया ड्यूरिंग द ईयर वो 21,000 का है। कैश डिस्काउंट की जो हम अलाउ करते हैं, डबल एंट्री क्या होती है बताएं? कैश डिस्काउंट जो हम कस्टमर्स को अलाउ करते हैं उसकी डबल एंट्री क्या होती है बताएं? बताएं जी, कैश डिस्काउंट जो हम कस्टमर्स को अलाउ करते हैं उसकी डबल एंट्री क्या होती है? कैश डिस्काउंट जो हम कस्टमर्स को अलाउ करते हैं उसकी डबल एंट्री क्या होती है? उसकी डबल एंट्री ये होती है कि हम डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देते हैं और जो हमारा रिसीवेबल होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने रिसीवेबल्स को जो डिस्काउंट अलाउ करे हैं वो हमारे 21,000 रुपए हैं, 21,000 रुपए हैं, वो यहां से हमने कर दिए माइनस। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। ये जो डिस्काउंट रिसीव किया आपने सप्लायर से 13,000, ये देख लेते हैं कि क्या अदर इनकम में आ रहा है या नहीं। और ये जो डिस्काउंट आपने कस्टमर्स को दिया है ये आपका एक्सपेंस है, क्या ये एक्सपेंसेस में मौजूद है या नहीं? ठीक है जी। अदर इनकम में 13,000 बिल्कुल नजर आ रहा है, ये अमाउंट हमारी क्लियर हो गई। अदर इनकम में 13,000 नजर आना चाहिए था और कैश डिस्काउंट अलाउड में 21,000 रुपए नजर आना चाहिए था, वो भी क्लियर है। दूसरी चीज, जो चीज हमने यहां पर गलत कर दी थी पहले, वो ये थी कि हमने जो ट्रेड डेटर्स का अकाउंट था या ट्रेड डेटर्स की जो वर्किंग थी उसमें हमने कैश डिस्काउंट अलाउड वाला जो अमाउंट है जो 21,000 वाला है उसकी डबल एंट्री पास नहीं करी थी या उसको कंसिडर नहीं करा था। जब हमने यहाँ पर 21,000 कंसिडर करा तो हमने 177,000 का ओपनिंग था, 1125,000 की सेल्स करी, 21,000 रुपए डिस्काउंट अलाउड है, रिसिप्ट आई है 1035,000 की। अब क्लोजिंग बैलेंस बच गया 246,000। 12,300 रुपए की प्रोविजन बनी। ओपनिंग प्रोविजन कुछ नहीं थी, ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन का इंक्रीज 12,300 है, ये एक्सपेंसेस में जाएगा और बैलेंस शीट पर 246,000 के ग्रॉस डेटर्स में से 12,300 माइनस होकर नजर आ रहा होगा। तो क्या हम इसको चेक कर लें? बिल्कुल, हम इसको चेक कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर बेडेट्स के नाम से यहां पे लिखा हुआ आ रहा है और वो है 12,300, ये हो गया। और बैलेंस शीट पर हमारे पास डेटर्स 246,000 में से 12,300 माइनस कर 233,700 आ रहे हैं, ये भी हो गया। ठीक है जी। चलें जी, और आगे क्या है भाई? ऑन 1 जुलाई 2014 यानी कि साल शुरू हो जाने के 6 महीने बाद FT sold one of the old machinery at a loss of ₹15,000। 15,000 के नुकसान पर एक मशीन बेची। On 31st December 2013, this old machinery had a book value of ₹54,800। On 1st October 2014, a new machine was purchased in its place at a cost of 164,800। अब आपके पास ऊपर क्या प्लांट एंड मशीनरी का कोई बैलेंस है?
यहां पर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, कितना है? 3,30,000। प्लांट एंड मशीनरी का कितना बैलेंस दिया हुआ है? बोलो 3,30,000। ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या ये कॉस्ट है या नेट बुक वैल्यू है? क्या ये कॉस्ट है या नेट बुक वैल्यू है? क्या ये कॉस्ट है या नेट बुक वैल्यू है? सर ये नेट बुक वैल्यू है, क्योंकि अगर ये कॉस्ट होती तो साथ में यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी होता। ज्यादा रीजनेबल एजम्पशन ये है कि ये नेट बुक वैल्यू है। 3,30,000 नेट बुक वैल्यू की चीजें थी साल के शुरू में। अच्छा, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है क्या? अब हम प्लांट एंड मशीनरी से रेलेवेंट डेप्रिसिएशन भी कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन के लिए यहां पे लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग्स एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी एट 15%। अब कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना, कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना। 3,30,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि ऊपर अभी मैंने दिखाया। साल के शुरू में 3,30,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी आपके पास थी। 1 जुलाई 2014 वाले दिन, 1 जुलाई 2014 वाले दिन आपने एक पुरानी मशीनरी बेची, जिसको बेचने पर 15,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब मुझे बताओ कि ये जो मशीनरी मैंने 6 महीने चलाकर बेची, क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? हाँ या नहीं? ये जो मशीनरी मैंने 6 महीने चलाकर बेची, क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? हाँ या नहीं? नहीं सर, इस पे सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। इस पर 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक के जो 6 महीने हैं, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। उसके बाद इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। और यहां पे लिखा हुआ है ऑन 31 December 2013, on 31 December 2013 this old machinery had a net book value of 54,800। ये जो हमें इसकी नेट बुक वैल्यू दी हुई है, ये 31 दिसंबर 2013 की दी हुई है। ये याद रखिएगा कि ये डिस्पोजल वाले दिन की नहीं दी हुई। जिस दिन आपने ये एसेट बेचा उस दिन की नेट बुक वैल्यू नहीं दी हुई है, बल्कि ये नेट बुक वैल्यू दी हुई है साल के शुरू की। 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उसके बाद इसकी नई नेट बुक वैल्यू आई होगी, फिर मैंने इसको बेचा होगा और इसको बेचने में 15,000 का नुकसान हुआ होगा। समझ आ रही है बात? यहां पर 54,800 जो नेटबुक वैल्यू दी हुई है, इसकी डेट देखो 31 दिसंबर 2013 है। लेकिन जब मैंने डिस्पोज किया और मुझे लॉस हुआ है, उसकी डेट 1 जुलाई 2014 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 54,800 पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है, फिर नई नेटबुक वैल्यू आएगी, उस नेटबुक वैल्यू पर मैंने ये मशीन बेची और मुझे 15,000 का नुकसान हुआ। आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2014 a new machine Z was purchased in its place at a cost of 164,800। सर ये मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो इस पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो अब आपके पास 3 तरह की मशीन है, कुछ पूरे साल चली, कुछ शुरू के 6 महीने चली और कुछ जो आखिरी के 3 महीने चली। और डेप्रिसिएशन का रेट जो प्लांट एंड मशीनरी का है वो 15% है। आइए अब इसकी वर्किंग जरा हम यहीं से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या किया है? सबसे पहला काम ये किया, 3,30,000 रुपए में से 54,800 हटा दिया, तो 275,200 बच गया और उस पर 15% लगा लिया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा ली। ये वो मशीन हैं जो पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरे पास थी। 275-200 की मशीन्स मेरे पास डे वन से आखिरी दिन तक थी, शुरू से आखिर तक थी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक थी। तो इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। जो मशीन मैंने बेची थी उसकी नेटबुक वैल्यू 330,000 में से शामिल होगी, उसको 330,000 में से मैंने पहले हटा दिया। जब मैंने उसको हटा दिया तो जो नेटबुक वैल्यू बच गई, अब ये उन मशीन्स की नेटबुक वैल्यू जो पूरे साल चली, इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई। फिर 164,800 की मशीन्स मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने चलाई, उस पर 3 महीने की डेप्रिसिएशन। और जो मशीन मैंने 6 महीने बाद बेची उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया प्लांट एंड मशीनरी का। आया समझ? कंफर्म कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो, जिंदा हो सारे? ठीक है। 3 कैटेगरीज बनाना जरूरी है, सब पर सेम डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। चले जी, तो ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई। अच्छा, इसके अलावा और किन किन चीजों की डेप्रिसिएशन है सर? सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई। आप यहां पर देखें, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हमने 51,570 की वर्किंग देख ली है और ये हमें समझ में भी आ गई है। इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का रेट 10% दिया हुआ था, सीधा सीधा बिल्डिंग के
6 लाख और 10,000 रुपए पे 6 लाख और 10,000 रुपए पे 6 लाख और 10,000 रुपए पे 10% लगा दिया। 6 लाख 10,000 रुपए पे 10% लगा दिया। 10% का बिल्डिंग का रेट दिया हुआ था। ऑफिस इक्विपमेंट का रेट क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट का रेट है 20%। ऑफिस इक्विपमेंट का रेट है 20%। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ कितनी है? 1,15,000 की। क्या 1,15,000 पे 20% लगा? ऑफिस इक्विपमेंट में 1,15,000 में से 20,000 माइनस कर कर 20% लगा। सर ये माइनस क्यों किया है? कोई चीज हमने बेच दी होगी, देख लेते हैं। क्या हमने कोई ऑफिस इक्विपमेंट बेची है या कोई ऑफिस इक्विपमेंट का डिस्पोजल है या कोई ऐसी बात है? ये हमें देखना पड़ेगा। 1,15,000 ऑफिस इक्विपमेंट का आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम सवाल देखते हैं तो एसेट्स तो ये रहा। On 1st January 2014, office equipment was sold at its book value for rupees 20,000। अच्छा, अब यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि साल के पहले ही दिन ये ऑफिस इक्विपमेंट बेच दी। इसीलिए 1,15,000 पर 20% नहीं लगाया। 1,15,000 में से साल के पहले दिन जो चीज बेच दी वो इस साल इस्तेमाल ही नहीं करी, उसकी इस साल डिप्रिसिएशन लगेगी ही नहीं, तो बचे हुए 95,000 पर 20% लगाया। दूसरा, इस ऑफिस इक्विपमेंट में कोई गेन और डिस्पोजल, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये नेटबुक वैल्यू पर बेची है। जो इसकी नेटबुक वैल्यू थी उसी नेटबुक वैल्यू पर इस ऑफिस इक्विपमेंट को बेच दिया गया। जब मैं किसी चीज को उसकी नेटबुक वैल्यू पर ही बेचता हूं, जो उसकी नेटबुक वैल्यू अगर 500 है 500 का बेच दूं, 300 है तो 300 का बेच दूं, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आता। तो इसीलिए इस ऑफिस इक्विपमेंट का गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास लॉस ऑन मशीनरी, बिल्कुल ये अमाउंट अमाउंट हमें समझ में आ गई। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी समझ में आ गई, डेप्रिसिएशन भी समझ में आ गई। कलर जरा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को मजीद हाईलाइटिंग में मिक्सअप ना हो। उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस में कुछ और एरिया है जिसको हमें डिस्कस करना है। एक तो हमने 1,90,000 रुपए का लोन लिया है जिस पर 10% का इंटरेस्ट देना है, वो 19,000 रुपए है। सवाल में नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखा हुआ आ रहा है। तो 1,90,000 का 10% ले लिया। उसके बाद आपके पास सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो 38,000 रुपए, इसकी पेमेंट हमने करी है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेबल वगैरह नहीं आ रहा, तो एज इट इज हमने लिख दिया। और सेलिंग एक्सपेंसेस भी 45,000 रुपए के लिखे हुए आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों चीजें। 38,000 ये रहे सैलरीज के, और ऑफिस एक्सपेंसेस के ये 30,000 है, और सेलिंग एक्सपेंसेस के 45,000 है। सेलिंग एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट होगी? ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर 30,000 रुपए लिखे हुए आ रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस के यहाँ पर 30,000 रुपीज लिखे हुए आ रहे हैं। अगर हम यहां पर जाते हैं तो क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि लाइबिलिटी लिखी हुई आ रही है। और ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है? सर ये ओपनिंग लाइबिलिटी है। ये ओपनिंग लाइबिलिटी है 35,000 रुपए की। और आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कितना किया है? 30,000। और क्या कोई क्लोजिंग लाइबिलिटी है? हाँ, साल के आखिर में ऑफिस इक्विपमेंट के 28,000 भी देने थे। तो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए क्या वर्किंग होगी? देखिए, अगर आप चाहें तो आप एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के हिसाब से एक्रूअल्स का टी अकाउंट बना लें। अदरवाइज आप इसको यूं समझ सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी थी, ओपनिंग या ब्रॉड डाउन था आपके पास लायबिलिटी का। ऑफिस इक्विपमेंट के आपको कितने पैसे देने थे? आपको 35,000 रुपए देने थे। ऑफिस इक्विपमेंट की जो ओपनिंग लायबिलिटी थी, आपको 35,000 रुपए देने थे। ये 35,000 रुपए इस साल के नहीं है, ये 35,000 रुपए इस साल के नहीं है, ये 35,000 रुपए इस साल के नहीं है। पिछले साल ऑफिस इक्विपमेंट का खर्चा हुआ था, उसके 35,000 रुपए नहीं दिए गए थे। फिर इस साल ऑफिस इक्विपमेंट की पेमेंट कितनी करी है? पेमेंट कितनी करी है? ऑफिस इक्विपमेंट का जो खर्चा पे करा है वो 30,000 रुपए पे करा है। ऑफिस इक्विपमेंट का जो खर्चा पे करा है वो 30,000 रुपए पे करा है। इसका मतलब पिछले साल का जो उधार था वो पूरा नहीं चुकाया। पिछले साल का जो उधार था वो पूरा नहीं चुकाया। पिछले साल का जो उधार था वो पूरा नहीं दिया। साल के शुरू में किसी को 35,000 रुपए देने थे, क्योंकि मैं ऑफिस इक्विपमेंट उससे पिछले साल इस्तेमाल कर चुका था, मैंने उसको 30,000 रुपए दिए। तो ये उधार रह गया, ये उधार अभी भी रह गया, ये उधार अभी भी रह गया। फिर साल के आखिर का क्लोजिंग उधार दिया हुआ है। बोलता है साल के आखिर में तुम्हारा उधार 28,000 पर चला गया था, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने मजीद 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 ऑफिस एक्सपेंसेस 23,000 रुपए के करे होंगे, तभी 5,000 वाला उधार 28,000 पर गया होगा। यानी कि इस साल का जो खर्चा होगा वो 23,000 होगा। ये एक तरीका होता है इसको समझाने का। अदरवाइज आप इसका टी अकाउंट बना सकते हो। हाँ भाई, समझ आया, अकल में गया, बताओ, कंफर्म करो, समझ आया? 23,000 रुपए का ऑफिस का एक्सपेंस इस साल का है।
यही वैल्यू ऑफिस एक्सपेंसेस में यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है, यही वैल्यू यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस में आपको नजर आ रही है। तो ये हमने अपना नेट प्रॉफिट जो है वो पूरा कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो अननोन हो। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर आते हैं, फ्री होल्ड लैंड आपके पास नॉन करंट एसेट्स में ओपनिंग में भी आ रहा था, क्लोजिंग में भी आ रहा है, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। बिल्डिंग 6,10,000 की नेटबुक वैल्यू पर आ रही थी, ड्यूरिंग द ईयर 61,000 की डेप्रिसिएशन लगी तो अब वो 549,000 पर आएंगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो 3,30,000 रुपए का प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेटबुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर थी। इसकी वर्किंग यहां कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट या नेटबुक वैल्यू पर ही कर लेते हैं। 3,30,000 रुपए का प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे पास, 3,30,000 रुपए का प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे पास साल के शुरू में मौजूद था, ओपनिंग। फिर आपने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन करी। ड्यूरिंग द ईयर कितनी एडिशन करी, 54,800 की। ड्यूरिंग द ईयर आपने डिस्पोजल भी करा। अच्छा, इसने एक अलग तरह से वर्किंग करी है। मैं डिस्पोजल की वर्किंग इस तरह से लिखना, सॉरी, एडिशन 164,800 की थी। ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल करा, ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल करा। जो डिस्पोजल करा है ना, उसकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 54,800 थी। उसकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 54,800 थी। लेकिन जिस दिन हमने बेचा उस दिन तक इसको मजीद डेप्रिशिएट किया था, कितने से, 4,110 से। सारी चीजें नेटबुक वैल्यू पर लिख रहा हूं ना। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, जो चीज बेची उसको ऐड किया, जो चीज बेची उसको माइनस किया, जो चीज बेची उसको माइनस किया, उसकी नेटबुक वैल्यू पर, उसकी नेटबुक वैल्यू उस दिन की जिस दिन उसको बेचा। तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू में से उसकी साल की जो डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट अलग से करी थी 6 महीने की, वो भी हटाई है। जो चीज ऐड करी वो लिखी। और ड्यूरिंग द ईयर की जो डिप्रिसिएशन है, ड्यूरिंग द ईयर की जो डिप्रिसिएशन चार्ज है वो कितना है भाई, 51,570, वो भी हटा दिया। तो आप इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं, इस तरह से भी आप वर्किंग कर सकते हैं। और ये एक ऑल्टरनेटिव वर्किंग है। अगर आप लोगों को जो सवाल में वर्किंग करी हुई है वो ना समझ आए तो आप इस तरह से अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेट बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट भी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि एक टी अकाउंट नेट बुक वैल्यू की बेसिस पर बनता है और एक टी अकाउंट बनता है जिसमें हम कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग लेकर चलते हैं। ये मैंने नेट बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बनाया है और मैंने इसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया। आप इसको टी अकाउंट की भी शक्ल दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो टी अकाउंट की शक्ल देकर भी बना सकते हैं। नेटबुक वैल्यू वाला जो टी अकाउंट बनता है, जरा कंफर्म करिएगा चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर नेटबुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर नेटबुक वैल्यू वाला प्लांट एंड मशीनरी का नेट बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का नेटबुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बना रहा हूँ। उसमें यहाँ पर ब्रॉड डाउन आता है 330,000,000। फिर अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो वो यहाँ आ जाता है 164,800। कोई चीज़ अगर आपने बेची है तो उसकी डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू आती है, कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि हम कॉस्ट वाला अकाउंट नहीं बना रहे, नेटबुक वैल्यू वाला अकाउंट बना रहे हैं। और क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट नहीं बनता, जब आप नेटबुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाते हो आप कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नहीं बना रहे हो, तो डेप्रिसिएशन भी 51,570 यहीं पर आएगी। और यहाँ से आपके पास जो है कैरी डाउन एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है। आपका जो नॉन करंट एसेट्स का चैप्टर है उसमें से दोनों अकाउंट जरूर सीखिएगा, नेटबुक वैल्यू वाला भी और जिसमें हम कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं वो भी। ऑफिस इक्विपमेंट 1,15,000 में से 20,000 की ऑफिस इक्विपमेंट हमने बिल्कुल ही शुरू में बेच दी थी और 19,000 उसकी डेप्रिसिएशन है। तो ये आ गया। स्टॉक हमारे पास जो क्लोजिंग है वो एज इट इज दिया हुआ है। बैंक के बैलेंस के लिए वर्किंग नंबर 3 है, वहां हम चले जाएंगे। और ओपनिंग कैपिटल के लिए वर्किंग नंबर 5 है, हम वहां चले जाएंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने जो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उससे आ गया। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास बैंक का लोन है। अच्छा सर, ये बैंक के लोन में 25,000 माइनस क्यों हो रहा है, देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट 10% पर एनम टुगेदर विद पार्ट पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम ऑफ ₹25,000 वाज मेड ऑन 31 दिसंबर 2014। 2014 वाले दिन इंटरेस्ट का जितना भी अमाउंट बना था 1,90,000 का 10% वो भी हमने पे किया था, और 1,90,000 में से 25,000 रुपए का प्रिंसिपल भी पे किया था, यानी कि जो हमने फंड्स बोरो करे थे, जो हमारी लाइबिलिटी थी, उसको भी चुकाया था। तो हमने जब पेमेंट करी होगी तो एंट्री पास हुई होगी लोन का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपए से। तो वो 25,000 रुपए जब आपने पे किए, 1 पैसेट बच गया। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स का अगर आप चाहें तो अकाउंट बना लें, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, आपने क्रेडिट परचेजेस को ऐड करना है, डिस्काउंट्स को और जो उनसे पैसे आए हैं उसको माइनस करना है। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? देखिए आपके पास क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 75,000 है, उसमें आप क्रेडिट परचेजेस को ऐड करते हैं, आपकी क्रेडिट परचेजेस कितनी है? क्रेडिट परचेजेस 664,950 है। पेमेंट जो आप करोगे वो माइनस करोगे, और जो उन्होंने डिस्काउंट दिया था आपको 13,000 का वो माइनस करोगे। तो ये भी ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस आपको जो है वो दिए हुए थे, ऑफिस एक्सपेंसेस एज इट इज सवाल में, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। डेटर्स की वर्किंग हमने खुद भी कर ली, अदरवाइज इसको फॉलो कर सकते हो। डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमने गो थ्रू कर ली, रिव्यू कर ली। बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि बैंक का जो बैलेंस है वो हमें दिखाना है। ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपए दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपए सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन में जितनी भी रिसिप्ट्स हुई वो ऐड हो जाएंगी और जितनी पेमेंट्स हुई वो माइनस हो जाएंगी। रिसिप्ट्स आपके पास डेटर से आई हैं 1035,000 सवाल में एज इट इज दी हुई है। ठीक है, दिखा दूं वापस। देखिए आपके पास पॉइंट नंबर 1 में आ रही हैं, और फिर पॉइंट नंबर 1 में कैश सेल्स भी है, कैश सेल से भी पैसा आता है, कैश सेल से भी पैसा आता है, वो भी यहाँ ऐड हो गया। सेल ऑफ मशीनरी, एक मशीन आपने बेची थी और उसकी सेल पर आपको 35,690 रुपीज आए हैं। सर ये कैसे आया? सेल ऑफ इक्विपमेंट 20,000, सेल ऑफ इक्विपमेंट 20,000 तो एज इट इज आ गया क्योंकि उसने सवाल में लिखा हुआ था कि जो इक्विपमेंट में बेच रहा हूं उसकी नेटबुक वैल्यू 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए पर ही उसको बेच रहा हूं। लेकिन अगर सेल ऑफ मशीनरी की बात करें, अगर सेल ऑफ मशीनरी की बात करें तो ये कैसे आया है? सेल ऑफ मशीनरी कुछ ऐसे आया है कि जो आपने मशीनरी बेची है, जो आपने मशीनरी बेची है उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी थी? जो मैंने मशीनरी बेची है उसकी नेटबुक वैल्यू ये रही ऊपर 50690, 50690। ठीक है, और मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल भी दिया हुआ था। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना दिया हुआ था? लॉस ऑन डिस्पोजल मुझे दिया हुआ था 15,000, ऐसा ही है ना? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना दिया हुआ था? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर नेट बुक वैल्यू 50,690 थी और मुझे 15,000 का नुकसान हुआ तो मुझे नेट बुक वैल्यू से 15,000 रुपए कम मिले होंगे, यानी कि मुझे मिले होंगे 35690। ठीक है, नेट बुक वैल्यू 50690 है और अगर मुझे 15,000 का नुकसान हुआ तो मुझे नेट बुक वैल्यू से 15,000 रुपए कम मिले होंगे, यानी कि मुझे 35690 रुपीज मिले होंगे। तो हम यहाँ पर ये 35690 रुपीज लिख रहे हैं। ये सारी रिसिप्ट्स हो गई। पेमेंट्स में आपके पास सारी पेमेंट्स दी हुई है सवाल में एज इट इज, आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट करी दी हुई थी, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, सैलरीज के लिए, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए जो पेमेंट करी वो भी लिखी हुई थी। कैश में जो परचेजेस करी उसकी भी पेमेंट करी होगी, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज करी उसकी पेमेंट करी। इंटरेस्ट एंड बैंक लोन, सवाल में ये लिखा हुआ था कि जितना इंटरेस्ट बनता है 1,90,000 का 10% और 25,000 रुपए की एक किस्त दोनों पे कर रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने सारी रिसिप्ट ऐड करनी है और सारी पेमेंट्स को माइनस कर देना। तो ये आपके पास जो है वो जो बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है वो भी इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब सिर्फ बच गया ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट जो कि 1,260,000 है। इसको कैलकुलेट करने कोई मुश्किल नहीं है। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ओपनिंग आपके पास दिए हुए थे। आप अगर सवाल शुरू करेंगे तो वहां पर फ्री ओन लैंड है, वहां पर आपके पास बिल्डिंग है, वहां पर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, वहां पर आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, डेटर्स है, वहां पर आपके पास स्टॉक है, वहां पर आपके पास बैंक का बैलेंस है। सारे एसेट्स को ऐड किया, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी एसेट्स दी हुई थी, तो आपके पास ओपनिंग जो कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए वो आ जाता है। और वो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आपने अपने पास यहां पर लिख लिया है, साल के शुरू का बैलेंस। ठीक है जी। तो ये हमने एक और फाइनल अकाउंट्स का पूरा सवाल गो थ्रू करा। सारी फाइलें आपको हासिल हो जाएंगी, मिल जाएंगी।
और ये एक और सवाल था, अगेन इसको आपने वीडियो लेक्चर पे दोबारा से दोहराना है, दोबारा से देखना है, और फिर कोई मसला हो तो मुझसे पूछना है।